ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस के लॉज क्या होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह हमने पढ़ा था। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तक हम फाइनली पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग रियल गैस पढ़ेंगे। और रियल गैस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है प्रेशर इनसाइड अ वेसल पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इट्स 3rd of Feb। और बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को एंगेज करें। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, इट्स एन इजी क्वेश्चन। आई होप सब लोग सही बनाओगे। बेसिक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बेसिक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन है, थिंक ऑफ इट। We have got two answers, but I just hope ये गलत है। हर्ष गलत है और बहुत ही सिली मिस्टेक है ये। जितने लोग भी अभी जो आंसर लगा रहे हो, राहुल और हर्ष बोथ, यू आर डूइंग अ सिली मिस्टेक। एंड यही मिस्टेक आपसे करवाना चाहता था और आपने कर लिया। आपसे वही सिली मिस्टेक करवाना चाहता था एंड यू डिड दैट। अभी तक 8 लोगों ने आंसर दिया है, 2 का सही है, 5-6 का गलत है। रिगांग सही है, वेरी गुड। आदर्श सही है, आप लोगों ने गलतियां नहीं की। मंतशा आपने भी वही गलती किया है, आस्था आपने भी वही गलती किया है, ईशा सही है। तो पता नहीं आप लोग सही जवाब देने के बाद भी पोल पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, अब आ गया। आई होप हर्ष आपने अपनी गलती पकड़ ली होगी। हिमांशु बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अंजलि वेरी गुड, सही है। आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 यानी 300 केल्विन। ठीक, पहले का वॉल्यूम है V, अब वॉल्यूम हो जा रहा है ट्रिपल V। तो अब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल था। सबको ही जानता है कि V/T हमेशा आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। V/T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर वॉल्यूम अगर ट्रिपल हुआ है तो टेम्परेचर भी ट्रिपल होगा। रियांशु ठीक है, आस्था बिल्कुल सही हो गया, निष्ठा गलत है भी, निशांत गलत है भी। तो वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 300 से 900 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये 900 केल्विन होगा ना, आप लोग इसको डिग्री सेल्सियस बना के आंसर लिख रहे हो। आप लोगों ने अभी तक मेजॉरिटी लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है और सबकी गलती सिर्फ एक है, केल्विन वाला। 900 केल्विन आप बोल रहे हो, 900 केल्विन है ना। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो -273 करना पड़ेगा। 900 माइनस 273 विल बी इक्वल्स टू 627 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? क्या मैं कह रहा हूं कि आपका वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हुआ। यहां से हम अग्री करते हैं कि चलो ये हो गया। डिग्री सेल्सियस का तो कभी लेते ही नहीं हम लोग। जो लोग 81 डिग्री बोल रहे हैं वो तो और बचे कि पहले तो टेम्परेचर आपका केल्विन में कन्वर्ट होना ही चाहिए किसी हालत में। तो यहाँ पे जो गलतियां हो रही है इस पे ध्यान दें।
करेक्ट आंसर वुड बी 627 डिग्री सेल्सियस। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। एनीवन हैविंग एनी इशू विद दिस क्वेश्चन? किसी को भी कोई इशू हुआ तो पूछो। रेडी? ग्रेट। आई होप बच्चों आप अगला क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझो ये सेल्सियस केल्विन का खेल है, ये फंसना नहीं है इसमें। हमेशा कभी भी आइडियल गैस लॉ लगाओगे तो आप टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं लोगे, आप केल्विन में लोगे। क्लियर है? जल्दी। यहाँ पोल लॉन्च कर दूं मैं? ओके। इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाना चाहिए। सब लोग रिप्लाई करें इसका। अभी तक हमारे पास 7 रिप्लाई आए हैं और सातों सही है। अभी तक 11 रिप्लाईज आए। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही अगेन इक्वेशन है यहाँ पे। अगेन वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही है। अभी तक 13 क्वेश्चन रिप्लाईज आए हैं, इसमें 11 का सही है। आदर्श ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है श्रेया, रियांशु? ठीक है। 15 आउट ऑफ 17 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। आस्था ठीक है। इनिशियली मेरा लिखो ना, इनिशियली मेरा वॉल्यूम वी था। इनिशियली मेरा वॉल्यूम वी था तो टेम्परेचर था 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। मेरा वॉल्यूम को अगर हम प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हम डबल कर दिए टू डबल, तो मेरा टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 600 केल्विन। 600 केल्विन माइनस 273 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस? कितना हो जाएगा? 327। बोलिए बच्चों, आ रहा है क्या? क्या 327 डिग्री सेल्सियस आ रहा है? क्वेश्चन देखते हैं कि वन मस्ट रेज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू, हमें सेंटीग्रेड स्केल में कितने तक उसको बढ़ाना है? 327 डिग्री सेल्सियस तक। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। एक ही टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको आइडियल गैस लॉज यूज करने हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? बिल्कुल आंसर चाहिए होगा खुशबू। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने बोला कि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम जानते हैं कि v बाई टी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। वैसे लगा सकते थे इसमें। मैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप।
अंजलि लेट्स सी, देखते हैं, मैं पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। बढ़िया सवाल है, यहां पे आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक लग रहा है आंसर अंजलि, दोनों अंजलि का और हर्ष का। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, सॉल्व करना है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है कि आप एक ले लिया ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, O2 गैस, एक वेसल O2 गैस कंटेन कर रहा है और दूसरा वेसल जो है वो आपको हीलियम गैस कंटेन कर रहा है, तो दोनों चीजें आप लिख लीजिए ना। श्रेयांश ठीक है, बिल्कुल सही है। आप दोनों चीजों को लिखिए। फॉर एग्जाम्पल O2 गैस, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है। एट ए टेम्परेचर T है, सॉरी एट ए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना है, 2T है, इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर कितना है, 2T है। प्रेशर इसका P है, इसका प्रेशर का वैल्यू भी डोंट नो, X मान लो। क्लियर है? आइडेंटिकल वेसल है, आइडेंटिकल वेसल है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक हमारे पास काफी आंसर सही है। हमारे पास अगर गौर से देखो यहाँ पे, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स सेम है, दोनों वेसल का वॉल्यूम सेम है क्योंकि वेसल सेम ही लिया है, तो बड़ा सिंपल बात है कि जो प्रेशर होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल सही है श्रेयांश, लॉजिकली बिल्कुल सही। आप गौर से देखो, आपका नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वेसल सेम है। बदल क्या क्या रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। बच्चों याद करो, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताया गया था ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर टेम्परेचर मेरा डबल हो रहा है तो प्रेशर का भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, डबल। तो क्या ये लॉजिकली बिल्कुल सही है क्या कि इसका आंसर 2P होगा? बोलिए, क्या इसका आंसर बिल्कुल सही है? सबका आंसर सही है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड परफेक्टली। 20 लोगों ने रिप्लाई किया था, इसमें से 18 का आंसर बिल्कुल सही था। आई होप सबको समझ में आएगा होगा। बेसिक हमारे लिए इतना ही काम का है। हम, आपको लग रहा होगा केमिस्ट्री में तो सर इतना पढ़ा था हमने, पीवी इक्वल्स एनआरटी पे क्वेश्चन, नहीं हमें नहीं चाहिए इतना, हमें हमारी उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों अब बात करते हैं हम लोग एक रियल गैस के बारे में। आइडियल गैस तो चलो समझ में आ गया कि क्या होता है। आइडियल गैस में हमने क्या क्या बड़े कंसिडरेशन लिए। हमने बोला कि मॉलिक्यूल का मास इग्नोर कर दिया, पहला कंसिडरेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल के और दो मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरैक्टिव फोर्स नहीं है, ये दो बड़े एजम्पशन थे रियल आइडियल गैस में। लेकिन जब हम गैस को रियल वे में हमने देखा तो हमने देखा कि नहीं, ना मॉलिक्यूल्स के साइज को आप इग्नोर कर सकते हैं, ना ही आप कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरैक्टिव फोर्स नहीं है। इसीलिए इसी के इसको गिब्सनियन गैसेस को हमने नाम दिया रियल गैसेस। ठीक है, ये रियल गैसेस क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि आइडियल गैस हम समझ चुके हैं कि हम क्या क्या कंसिडरेशन लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं रियल गैसेस के बारे में। तो रियल गैसेस क्या होता है, तो द गैसेस एक्चुअली फाउंड इन नेचर आर नोन एज रियल गैस, मतलब जो एक्चुअली नेचर में प्रेजेंट होता है, दैट आर कॉल्ड रियल गैस। आइडियल गैस तो माना हुआ चीज है, लेकिन रियल गैस क्या होता है, सब गैस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल। अगला, दे डू नॉट ओबे गैस लॉ, ये गैस लॉस को ओबे नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि हमने वहां कुछ कंसिडरेशन लेके सारा का सारा लॉ दिया था। यहां पे वो सारे लॉस को ओबे नहीं करता है। क्लियर है क्या? तो आपका दो फंडा फंडा हो गया, पहले जल्दी लिख लो। रियल गैसेस में दो पॉइंट लिख लो, द गैसेस आर एक्चुअली फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड रियल गैसेस। और दूसरा है दे डू नॉट फॉलो गैस लॉस, कोई भी गैस का लॉ ये फॉलो नहीं करते हैं ये।
बिकॉज हम वहां पे जो कंसिडरेशन लेके आ रहे थे वहां पे ये फॉल्स हो जाता है। इसमें दो बड़े कंसिडरेशन आते हैं बच्चों, दो बड़े कंसिडरेशन आते हैं जिसमें हम लिखना चाहिए अपने को यहाँ पे। वो कंसिडरेशन क्या है? तो हम लोग मानते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल in vessel is not ignored। पहला बड़ा कंसिडरेशन, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, interactions in gases are not negligible। बच्चों क्लियर है क्या? हमने बोला कि दो बातें, सबसे बड़ा अगर कुछ इसमें हिंज था, सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो यही दो था कि हर एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हमने इग्नोर कर दिया था वो इग्नोर हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है गैसेस में वो इग्नोर नहीं होगा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो रियल गैस का जो दो चेंज आता है रियल गैस में, यही दो बड़ा चेंज आता है आइडियल गैस के थ्रू। ठीक है, जल्दी इसको लिख ले फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिख ले रियल गैसेस में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टीज और खत्म हो जाएगा। साइड वाला भी लिखना है शिवांगी, साइड वाला भी लिखना है शिवांगी, उसको भी लिखिए। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो लॉज में आप दो लॉज में ही लिख लीजिए और दो सेकंड पॉइंट के अंदर ही इनको इंक्लूड कर लीजिए। सेकंड पॉइंट के अंदर ही इनको इंक्लूड कर लीजिए एज पार्ट ए एंड एज पार्ट बी, क्योंकि यही सब कुछ रियल गैस को डिफाइन कर लेगा। और इसके वजह से मैथमेटिकली क्या फर्क पड़ेगा हम इस पर भी पहुंचेंगे, और इसके वजह से मैथमेटिकली क्या फर्क पड़ेगा हम उस पर भी बात करेंगे। मैं आस्था अनम्यूट कर रहा हूँ, बोले आस्था। सर तो मतलब तो सारे गैस तो रियली गैस होंगे ना? सारे गैस रियल होंगे, कोई गैस आइडियल नहीं होगा। आइडियल कोई गैस नहीं होता। कोई गैस आइडियल नहीं होगा, कोई भी गैस ऐसा नहीं है जो आइडियल। यानी आप ऐसा समझो कि मैथमेटिकली क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग आइडियल गैस मान रहे हैं। ठीक, इतना ही है बस। हर गैस रियल है, हर गैस, किसी गैस में वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको।
अब हम बच्चों बात करने वाले हैं रियल गैस में मैथमेट इसको हम लोग कैसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकें इस डिफरेंशिएशन को। तो बच्चों हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम था z, और z क्या होता है? z होता है पीवी बाई आर टी। इसको हमने नाम दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किसी भी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत ज्यादा ये टर्म यूज नहीं होता बट दिमाग में रहना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मुझे लगता है बच्चों आप मेरे इस बात से एग्री करोगे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 1 है, तो आप कहोगे कि Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ही तो हो जाएगा, तो Z इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 1। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इस बात से तो आप अग्री करोगे कि आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स जब 1 होगा तो Z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1। तो एक बात होता है कि हम ये पूरा का पूरा एक ग्राफ बनाने वाले हैं पीवी बाई आर टी, यानी किसका? जेड का ग्राफ बनाने वाले हैं विद प्रेशर। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि फॉर आइडियल गैस जेड का वैल्यू हमेशा क्या रहना चाहिए? 1। पर हम जानते हैं कोई गैस आइडियल नहीं होता है। तो हमने देखो कुछ गैसेस का नेचर दिया, हाइड्रोजन का, CO2 का, मीथेन का, नाइट्रोजन का। गौर से देखो सबका सबका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी का भी जो है वो क्या है? वो आपका यहां पे गौर से देखो तो Z की वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब है कि ये रियल गैस है ना कि आइडियल गैस। मैंने क्या किया कि हमने देखा कि Z का हमने ग्राफ बनाया वर्सेस P, Z का ग्राफ बनाया वर्सेस P। तो आइडियल गैस के लिए तो Z का वैल्यू हमेशा 1 होगा, लेकिन रियल गैस के लिए Z का वैल्यू क्या होगा? पहले 1 से कम होगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिख लीजिए ये Z का P के साथ जो ग्राफ होता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आई डोंट थिंक इसको ज्यादा पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या इसको? क्या केमिस्ट्री में फॉर्मूला ये दिखा था क्या ग्राफ? अच्छा दिखा था, ओके आई ओके। तो जल्दी से लिख लो, रियल गैस को पहचानने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो होता है 1, लेकिन रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो लोअर प्रेशर पे 1 से कम होता है, उसके बाद प्रेशर और उसके बाद क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा इस फॉर्मूले में इस पे न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना था। नहीं वेक, जेड और मोल में काफी डिफरेंस है। हम लोग बस पीवी बाई आर टी को हम लोग कहें जेड, लेकिन अगर गैस आइडियल होता तो जेड का वैल्यू किसके बराबर हो जाता? एन का। क्लियर है क्या? आपको जेड और एन एक इसीलिए दिख रहा है, मैं मैं बोल रहा हूं एक कि आइडियल गैस के लिए ठीक है कि पीवी बाई इक्वल्स टू एनआरटी होता है। लिख लीजिए बच्चों जल्दी से इसको। आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। मान लिया आपकी बात, तो पीवी बाई आरटी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? एन होता है। आइडियल गैस के लिए ना होता है एन। ठीक है, आइडियल के लिए होता है ना। रियल के लिए अगर आप बात करोगे तो रियल के लिए पीवी बाई इक्वल्स टू एनआरटी होता ही नहीं है, तो जेड का वैल्यू एन कैसे होगा? क्लियर है? चलो जल्दी लिख लो। अब हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट में ज्यादा हैं, अभी हम लोग फिजिक्स की तरफ जंप करेंगे। हमारे को एक दो फॉर्मूले लिख लेना है। ग्राफ को भी बना लो एक बार, शेयर ग्राफ को भी बना लो। ऐसा नहीं है कुछ टॉपिक बाद में कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा बहुत तो टच कर ही सकता है ना फिजिक्स में भी, फिजिक्स में थोड़ा बहुत टच कर सकता है, जनरली पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। मैं बस शॉर्ट में आपको एक दो लॉ जल्दी से आपको बता दूंगा जो केमिस्ट्री के लॉज हैं, फिजिक्स में अगेन नॉट एज रेलेवेंट एज इन केमिस्ट्री, लेकिन हम उसको लिख लेंगे एक बार जल्दी से।
जल्दी ड्रॉ कर लिख लो। चलो बच्चों, एक एक वंडर वॉल इक्वेशन पे बात है हम लोग। बच्चों ये वंडर वॉल इक्वेशन आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर याद होगा आपको तो। वंडर वॉल इक्वेशन ऐसा था जो आपने क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा था। मैं बस थोड़ा सा उसको ब्रीफली आपको व्यू दे देता हूँ वंडर वॉल इक्वेशन का। क्या होता है वंडर वॉल इक्वेशन, समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, शेयर प्रीवियस स्लाइड। चलो जल्दी लिखो। ओके, चलो लिख लो जल्दी से, गिविंग यू 1 मिनट टाइम। बच्चों आई थिंक लेट्स मूव अहेड। बच्चों हम बात कर रहे हैं वंडर वॉल इक्वेशन के। किसी को वंडर वॉल इक्वेशन याद है क्या? एनीवन? क्या नाम सुना है क्या वंडर वॉल इक्वेशन? से यस और नो? चलो, सुना तो है नाम। तो बच्चों नाम सुना है तो आपको देखते हैं कि क्या फर्क होता है। तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन एक्चुअली अगर गौर से देखोगे तो ये एक तरीके से आइडियल गैस लॉ का ही एक करेक्शन है। अब आप बोलोगे सर आपने क्या चेंज कर दिया? अब आपने क्या चेंज कर दिया? तो अगर आप गौर से इसको आप देखोगे अगर, तो मैंने क्या लिखा है, पीवी इक्वल्स टू ए, पीवी इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, एनआरटी लिखा है। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई चेंज तो आपने किया नहीं, आपने तो नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया वंडरवॉल इक्वेशन में। मैंने चेंज करेंगे इसमें, देखते हैं क्या चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है दो करेक्शन किया गया है। वंडरवॉल ने क्या किया है कि आइडियल गैस लॉ में दो करेक्शन किया है। एक बोला कि जो आपका वॉल्यूम है, जो पूरा का पूरा वेसल का, वो पूरा वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ पार्ट उसका, कुछ पार्ट जो है उसका वो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने देखा वो कितना है आखिर भाई, तो हमने बोला कि बताया गया हमें कि वो है माइनस एन बी, माइनस एन बी। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे बी इज अ कांस्टेंट, बी इज अ कांस्टेंट, बी इज अ कांस्टेंट। क्लियर? बी कोई रैंडम कांस्टेंट है। क्लियर है? अब देखा गया कि चलो मान लिया हमने कि हमारे वॉल्यूम में करेक्शन किया गया। अब प्रेशर का क्या हुआ? तो बच्चों हमने माना था कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जीरो है, लेकिन क्योंकि हम जान गए हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी है, मतलब प्रेशर जो एक्चुअली होगा वो थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना प्रेशर होगा? तो P प्लस ए बाई कितना हो जाएगा, ए बाई एन स्क्वायर। क्या बच्चों ये क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड वंडर वॉल्स इक्वेशन। इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में खाली बस। ठीक है, ये प्रेशर करेक्शन है और एक वॉल्यूम करेक्शन है, दो काम करते हैं। प्रेशर ये तो सबसे ज्यादा आपने फिजिक्स में पूछेगा, यूनिट एंड डायमेंशन में पूछेगा आपसे। यूनिट एंड डायमेंशन में ये सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा एज कंपेयर टू हमारा ये आइडियल गैस लॉ में पूछेगा। क्लियर है? तो P प्लस क्या हो जाएगा, ए बाई एन स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है पुलकित, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। पुलकित मैंने कहा दो, मैंने आपको दो बड़े फंडे बताए थे रियल गैस का। एक मैंने बोला था कि जो मॉलिक्यूल है ना उसका वॉल्यूम जीरो नहीं होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है। तो मेरा जो वी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वी क्या होता है? वी होता है अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैसेस टू मूव, यानी कितना वॉल्यूम अवेलेबल है गैसेस के लिए फ्री मूवमेंट के लिए।
तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो वॉल्यूम वी लेते थे हम लोग, लेकिन जो गैस का जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, वो तो जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो हमने हटाने के लिए क्या लिया है, माइनस एनबी। ये वॉल्यूम करेक्शन है। अगर मैं बोलूं ऐसा, ये एनबी क्या है, एनबी क्या है, तो इट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड, सॉरी मेरी मिस्टेक, मेरी गलती है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा ये, मैंने, मेरी गलती है, ये ए, एक जस्ट ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा, करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। तो मैं एनबी की जो बात कर रहा हूं, मैं एनबी की बात कर रहा हूं। एनबी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम occupied by gaseous molecules। उतना वॉल्यूम हमने कम कर दिया। क्लियर है। अब आप ऐसा देखो कि अगर अगर आप प्रेशर करेक्शन देखो, तो ये जो आपका है ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन। क्लियर है, इतना याद रखना खाली, मेरे फिजिक्स के लिहाज से इतना चीज काफी है। क्लियर है, समझ में आ गया, पुलकित समझ में आ गया। तो ये वंडर वाली क्वेश्चन हो गया बच्चों। केमिस्ट्री में आप लोग वंडर वाली क्वेश्चन पढ़ते हो, वहां पे आई होप कि आपने कुछ सवाल भी किए होंगे आपने, ठीक है। फिजिक्स में हमें इतना क्वेश्चंस की तरफ नहीं भागना है। मैं तो बोलूंगा इसका यूनिट डायमेंशन ज्यादा पूछा जाता है, अगर ए और बी का यूनिट पता हो तो ज्यादा काम आ जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वंडर वाली क्वेश्चन से। वंडर वाली क्वेश्चन के बाद हमारे पास अगला आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगेन ये फिजिक्स में बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा आपको, अगेन ये कहीं भी आपको फिजिक्स में शायद ना मिले आपको। क्लियर है, फिर भी हम लोग बढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मैं बस वो टर्म्स आपको लिखवा दे रहा हूं क्योंकि सब लॉज एक जगह रहेंगे आपके। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई कोई वेसल में गैस है और ये कहीं से लीक होने लगा, कहीं से लीक होने लगा गैस, जब लीक होने लगेगा तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion would be inversely proportional to root of molecular mass of gas। याद आ रहा है क्या कुछ, क्या ये याद आ रहा है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। या हम लोग इसको कह सकते हैं और वी कैन से R is inversely proportional to root of density। दोनों लिख सकते हैं हम लोग, दोनों लिख सकते हैं। तो बेसिकली याद रखना कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो डिफ्यूजन होता है, केमिस्ट्री का पॉइंट है, यही सब चीजें बस हमको फिजिक्स में नहीं है खाली, तो मैं बस उसको रिपीट कर रहा हूं। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर मास का। तो यहीं पे अगर मान लीजिए मेरे पास दो गैसेस ले लूं मैं, तो rate of diffusion of 1 by rate of diffusion of 2 must be equal to molecular mass of 2 by molecular mass of 1। ये बेसिक लॉजिक है जिसको अपने को दिमाग में रखना है। You might ask कि सर हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी। ये फिजिक्स के लिए ज्यादा केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा करने को, तो ये सब फिर केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सिमरन, अगर डिफ्यूजन एफ्यूजन का मतलब समझो तो एक्चुअली बाहर निकलना, एक छोटे होल से गैस का लीक होना, उसको बेसिकली आप डिफ्यूजन कह सकते हो। क्लियर, या लीक होना या दो वॉल्यूम्स का मिलना भी को भी हम लोग डिफ्यूजन वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो कंटेनर में गैसेस भरे हुए और उसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दिमाग में रखना खाली, ये पता रहे कि ये सब फॉर्मूले भी थे। मैं बच्चों 30 सेकंड का टाइम दूंगा, इसमें टाइम नहीं दे सकते ज्यादा क्योंकि हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं, ठीक है। और अगला बात करेंगे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगेन केमिस्ट्री का पार्ट है, नॉट फॉर फिजिक्स।
देख लिया, चलो खत्म। लास्ट बच्चों, लास्ट टॉपिक है ये अपना जो केमिस्ट्री का है, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर एक कंटेनर में कई सारे गैसेस ऐड हो जाए, कई सारे गैसेस ऐड हो जाए, तो जो फाइनली टोटल प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है गैसेस में, वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत यूज किया होगा और बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। आई जस्ट वांट यू टू नोट डाउन द स्टेटमेंट, ठीक है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा और यूज भी किया होगा। टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। ट्वेल्थ में भी केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। ट्वेल्थ में जब केमिस्ट्री में जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर में जाओगे, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी ये सब चीजों की। हाँ आदर्श, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो मोल फ्रैक्शन की मदद से निकालते हैं। बच्चों हार्डली 1 मिनट मोर, अब जल्दी लिख लो, फिर हम लोग अपने डेरिवेशन पे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ चुके हैं, 7 तारीख से चीजें खुल जाएंगी ऑफलाइन। राहुल, टाइमिंग वुड रिमेन सेम, विल लेट यू नो, हम बता देंगे आपको, ठीक है? विल इन्फॉर्म यू। चलिए बच्चों, आई होप आपने लिखा होगा। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, अगर मैं कहूं तो इतना देर पढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरफ, और यही वो टॉपिक है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लेके जाएगा। तो ये गेट पास है थर्मोडायनेमिक्स का। तो और इसी टॉपिक के लिए अगर आप समझो तो ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, कि गैस के अंदर आखिर कितना प्रेशर लगता है, ठीक है? तो इसको हम लोग समझना चाहते हैं बच्चों। तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें देखो, विवेक अभी तक लिखा नहीं है यार। विवेक ओनली 30 सेकेंड, जल्दी लिखो, कांट गिव यू मोर टाइम। श्रेयांश, इसी के अंदर सब आ जाएगा। इसी जो प्रेशर वाला टॉपिक देख रहे हो ना, उसी टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी से लेके इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सब इसी के अंदर आ जाना है। तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चलने वाला है अभी, ठीक है? ये टॉपिक अगर अपने को समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। बच्चों हम बात कर रहे हैं कि एक आइडियल गैस में प्रेशर कितना लगता है। तो एक आइडियल गैस में जब आप प्रेशर की बात करते हैं, तो आइडियल गैस में हमने क्या ले लिया? एक वेसल ले लिया है, ठीक है? मान लिया हमने कि ये मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है, और हमने इसका सरफेस एरिया मान लिया है कुछ ए है। ऑब्वियस बात है, ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑपोजिट भी जा सकते थे, ठीक है ना? हमने एक प्रेशर एल ले लिया और क्या ले लिया? हमने ए ले लिया, ठीक। हमने क्या ले लिया है कि हमने मान लेते हैं कि हम इस सरफेस एरिया की बात ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है? हम इस सरफेस एरिया की बात ज्यादा करने वाले हैं। अब हमने क्या लिया कि हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो कोई अंदर में है, मॉलिक्यूल अंदर में। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो रैंडम मोशन में होते हैं तो उनका क्या होता है? उनके पास एक वेलोसिटी भी रैंडम होती है। तो एक बार शुरू करते हैं कहानी लिखना, ठीक है? तो कंसिडर अ मॉलिक्यूल in of a molecule in vessel moving in
एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको, कुछ समझ में आ गया पूरा खेल तो मजा आएगा। मूविंग इन रैंडम मोशन, मूविंग इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। रैंडम, तो सबने सोचा कि एक काम करते हैं, तो रैंडम मोशन में है तो इसके पास, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। लेकिन सबको एक ही बात खटका, जब वेलोसिटी होगा तो इसके पास कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, इसके पास कुछ वाई कंपोनेंट होगा, और इसके पास कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा। यानी इसके पास तीनों कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ठीक, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट होगा। अब क्योंकि हम पहले ही वर्ड यूज किया है हमने कि एज मोशन इज रैंडम, एज मोशन इज रैंडम, क्योंकि मोशन जो है वो रैंडम है हमारा, मोशन इज रैंडम, क्योंकि मोशन रैंडम है तो हमने कह दिया कि रैंडम है मतलब कि एक्स के अलॉन्ग जो मोशन होगा वही वेलोसिटी होगा, वही वाई के होगा, और वही क्या होगा, जेड के अलॉन्ग होगा। ऑलमोस्ट किसी वक्त पे वेलोसिटी जो होगा, रैंडम मोशन है तो हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या दे दिया हमने, v नॉट। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया इसका, v नॉट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि वेलोसिटी जो होगा किसी वक्त पे, उसकी मुझे पूछे कोई कि वेलोसिटी जो होगा किसी वक्त पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर प्लस vz का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तीनों v नॉट ही है, तो एक्चुअली में हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू √3 टाइम्स v नॉट। बच्चों मैं इसी के साथ अपनी वेलोसिटी के फंडे को एंड कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखो, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत है आप सवाल पूछो और लिख के खत्म करो इसको। आई एम आस्किंग कि कहीं भी वेलोसिटी में फंडा है, मैंने बस इतना कहा कि किसी वक्त भी जो वेलोसिटी है, किसी भी वक्त में वेलोसिटी जो है वो इतना है। ठीक है, जल्दी। मैंने माना है कि मोशन रैंडम है तो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, सिमरन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि एक गैस, एक कंटेनर है, कंटेनर में मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, और मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया तो मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा एक मॉलिक्यूल को पकड़ा है तो मैं थोड़ा नाम में भी चेंज करता हूं, मैं इसका नाम V1 दे देता हूं। इसका नाम क्या देता हूं, V1। ठीक, मैं इसका नाम देता हूं V1। ठीक है, या सॉरी माय मिस्टेक, V नॉट, ये V, इसको Vx ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सब कुछ अभी x डायरेक्शन में देखने वाला हूं, जस्ट मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी में चेंज कर रहा हूं। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी में चेंज कर रहा हूं। मैंने V लिया है, मैं Vx, Vy, Vz में यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूं, मैं अभी सब कुछ x में ही रखने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं Vx ही लिखने वाला हूं। ठीक है, V। ठीक है, ये पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने V1 लिखा है। ठीक है, पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। मैंने बोला कि एक गैसियस मॉलिक्यूल है जो किसी v1 स्पीड से मूव कर रही है, v1 स्पीड से मूव कर रही है। हमने बोला कि v1 स्पीड के 3 पार्ट्स होंगे, x, y और z। फिर मैंने बोला कि x, y और z तीनों हमने अज्यूम कर लिया कि क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि मोशन तो क्या है, रैंडम है, और रैंडम जब होगा तो फिर से सारा सारा तरफ इक्वली रैंडमनेस होगा। तो हमने तीनों के तरफ की कंपोनेंट सेम ले लिए। तो क्या अभी मेरे पास मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या √3 टाइम्स Vx नहीं आ जाएगा क्या? बस इतना ही बताया हूं अभी तक, और कुछ नहीं बताया हूं। जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां तक समझने के बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है कि एक मॉलिक्यूल करेगा क्या। तो खाली एक सक्सेस देखो, वाई जेड भूल जाओ, खाली एक सक्सेस देखो। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, कोलिजन करता रहेगा। एक मॉलिक्यूल क्या करेगा कि कोलिजन करता रहेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो पहली बार इस सरफेस पे कोलाइड करेगा और दूसरी बार सर्कुलाइट करेगा, तो उन दोनों कोलिजन को करने के लिए कितना टाइम का डिफरेंस होगा। तो मैं अगर बोलूं ऐसा कि टाइम, मैं अगर बोलूं यहां पे कि टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल
molecule between two successive collisions कितना होगा? टाइम मॉलिक्यूल जो होगा वो कितना लेंथ करेगा? तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि लेंथ कितना है एल, तो होगा क्या कि टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एल हो जाएगा, बाई स्पीड मेरा एक्स के लॉन्ग कितना है? स्पीड मेरा कितना है? vx है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इतना टाइम लगेगा मुझे 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स को करने में। बच्चों गौर से देखो, मुझे 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन को करने में कितना टाइम लगेगा? 2l/vx। बोलो, क्योंकि आखिर में कोई मॉलिक्यूल जो होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पहले मॉलिक्यूल जो होगा वो यहां पहुंचेगा, मॉलिक्यूल एक बार कोलाइड करेगा और एक बार कोलाइड करेगा फिर यहां पहुंचेगा। इसको लेकर के उसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया? क्या टोटल 2l डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ गया क्या इतने में? तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कितना एक्स एक्सिस के अलोंग? vx। तो मॉलिक्यूल को दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स करने में कितना टाइम लगेगा? 2l/vx। मधुरेंद्र ने सवाल पूछा है कि सर कोलिजन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। नहीं, देखो मधुरेंद्र, पॉइंट समझो। हम क्या कर रहे हैं? हम मान रहे हैं कि मॉलिक्यूल अपने इस वॉल से कितने देर में कोलाइड करेगा। ये वॉल का कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं। कि हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर लगता है हमेशा कंटेनर के सरफेस पे लगता है, क्लियर है? तो हमने माना कि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है रैंडमली, वो एक वेसल को कितने देर के बाद दोबारा हिट करेगा? एक वेसल को वो कितने देर के बाद दोबारा हिट करेगा? तो टोटल लेंथ 2l हो जाएगा, बाई स्पीड अलोंग एक्सिस कितना हो जाएगा? vx। बोलिए क्लियर है क्या? जल्दी लिखे इसको। अगर आप 10% अगर नहीं भी समझते चलोगे तो भी एंड में कंक्लूजन में आ जाएगा वो। राहुल बोला कि सर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म और नॉट। राहुल देखो, हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बोला है रैंडम भी है और यूनिफॉर्म भी है, दोनों चीजें राहुल, रैंडम भी है और यूनिफॉर्म भी है, ठीक है? चलिए जल्दी लिखें, फिर हम लोग आगे कुछ और आगे बात करेंगे। पूछा है कि रैंडम तो मॉलिक्यूल से मूव करते हैं तो जरूरी थोड़े है कि उनकी वजह से उनकी थोड़ी है कि उसी वाल से कोलाइड करें। मधुरेंद्र, आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है। मधुरेंद्र का सवाल सुनो बच्चों, क्या है मधुरेंद्र का सवाल है कि सर जरूरी थोड़े है कि इसी वॉल से कोलाइड करेगा। नहीं मधुरेंद्र, जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि इस वॉल से कोलाइड करेगा। मैं बाकी वॉल्स को भूल जाओ, अभी सिर्फ एक वॉल को देखो। कौन सा वॉल? ये वाला वॉल को देखो कि इसमें कैसे कोलिजन हो रहा है। वो कोई भी होगा रैंडम डायरेक्शन मूव करेगा तो वो हर वॉल से कोलाइड करेगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस वॉल पे क्या होगा। एक वॉल का निकल जाएगा तो सारे वॉल का निकल जाएगा, क्लियर है क्या? अगर एक वॉल का निकल जाएगा तो सारे वॉल का हम निकाल लेंगे। ठीक है? अब बच्चों एक बात तो तय हो गई कि एक मॉलिक्यूल कितने देर के बाद आके दोबारा कोलाइड करेगा, हमको पता चल गया। अब हम क्या सोचेंगे? तो अब मैं ऐसे सोचूंगा कि एक मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड कर रहा है उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखते हैं बच्चों। तो एक मॉलिक्यूल किसी वक्त पे जब जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा? ऐसे जा रहा है कुछ किसी स्पीड से, vx स्पीड से जा रहा है। और लौटेगा भी किस स्पीड से? तो लौटेगा भी इसी स्पीड से, vx स्पीड से लौटेगा, क्लियर है? यानी vx स्पीड से गया और vx स्पीड से लौटा। तो अगर कोई मेरे को बोले कि बताओ मॉलिक्यूल के अंदर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया?
तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो विल बी इक्वल टू, एक तरफ से गया तो कितना था, mvx था, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आया तो कितना हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू वी इंटू क्या हो गया, एक्स। क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 2 इंटू एम इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। आदर्श हम लोग एक क्यूबॉइडल शेप पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो एक फिक्स, एक रैंडम शेप पे करते हैं, फिर उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। बट वैसे आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों एक बात तो तय हो गई कि एक जब कोलिजन होगा, एक जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो उसमें कितना मोमेंटम का चेंज होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब मोमेंटम का चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से जरूर फोर्स लगा होगा, मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से जरूर फोर्स लगा होगा। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है मेरे पास, 2 इंटू एम इंटू वी एक्स। और कितने टाइम में दोबारा होगा ये कोलिजन, कितने टाइम में दोबारा ये कोलिजन होगा। तो दोबारा कोलिजन कितने टाइम में होगा, 2l बाई वी एक्स। दोनों चीजें निकाली हुई काम आ गई, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। और फाइनली फॉर्मूला फोर्स का कितना आया, एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है, एम वी एक्स का होल स्क्वायर बाई एल। जल्दी लिखें इसको, एक मॉलिक्यूल कुछ इतना फोर्स लगाएगा उस वेसल पे, इसी के साथ अब कहानी अब सिंपल हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल हमारे लिए इतना फोर्स लगाएगा। और एक बात और याद रखना कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो Vx का होल स्क्वायर है, Vx का होल स्क्वायर है वो क्या है, वो वेलोसिटी, पूरे वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 3 है। गौर से देख लीजिए कहां से आया है, इसकी फॉर्मूला कहां से आया है, गौर से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए। Vx और V1 के बीच का रिलेशनशिप देख लीजिए एक बार। तो क्या इसको हम लोग m V1 का होल स्क्वायर बाई 3l नहीं कह सकते हैं, ये अपना आ गया mv1 स्क्वायर बाई 3l। ये है फोर्स एक्सर्टेड बाई वन मॉलिक्यूल। ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाई मॉलिक्यूल 1 इक्वल्स टू m v1 का होल स्क्वायर बाई 3l। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा आ चुका है अपना, अब इसी के हम आगे बढ़ेंगे। अब हो गया 90% काम हमारा हो चुका है। एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा हमने ये निकाल लिया है। अब आप भी जानते हो एक मॉलिक्यूल तो है नहीं। कंसीडर n molecules with velocities v1 v2 vn। बहुत सी मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज की। तो मैंने बोला कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड,
टोटल फोर्स एग्जर्टेड, हर एक मॉलिक्यूल के फोर्स को ऐड कर देना है, टोटल फोर्स exerted will be equal to m v1 square by 3l plus m v2 का होल स्क्वायर by 3l plus m v3 का होल स्क्वायर by 3l up to m vn का होल स्क्वायर by 3l। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो m/3l कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा है टोटल फोर्स एग्जर्टेड, टोटल फोर्स एग्जर्टेड। जल्दी लिखिए इसको बच्चों। एक फोर्स का निकाल लिया, आप सबका फोर्स ऐड कर देते हैं। हमने अभी एक फोर्स का निकाला, एक का फोर्स निकाला था, हम टोटल का फोर्स अब निकाल लेंगे। और बच्चों यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आएगा अभी, मेरे साथ साथ लिखते चलो सब लोग, मेरे साथ साथ सब आगे बढ़ो, डेरिवेशन साथ साथ समझ में आएगा। टोटल फोर्स अगर लिख लिया तो अब यहीं पे एक टर्म आता है, नोट करके लिखता हूं, वो है आरएमएस का, आरएमएस वेलोसिटी, वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, जिसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। आरएमएस का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन vn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? एक वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है, तो इस हिसाब से अगर देखें, हेंस अगर लिखूं तो टोटल फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है विल बी इक्वल टू m/3l इंटू n टाइम्स वी आरएमएस का होल स्क्वायर, n टाइम्स वी आरएमएस का होल स्क्वायर। सीधा सीधा मैंने रिप्लेस कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn का होल स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहीं पे आपका टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। एंड वन लास्ट हिट, अगर आखिरी हिट की तरफ बात करें तो आपका जो ये m इंटू n है, m इंटू n, m होता है एक मॉलिक्यूल का मास और n होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू कैपिटल मास यानी टोटल मास ऑफ बॉडी। यानी एक्चुअली क्या है, टोटल मास ऑफ बॉडी, टोटल मास। तो अब मैं यहां पे फॉर्मूला लिख सकता हूं, F टोटल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास बाई 3l इंटू वी आरएमएस का होल स्क्वायर। ठीक, टोटल फोर्स आ गया तो प्रेशर नहीं आ जाएगा। अगर फोर्स आ गया, सॉरी, अगर टोटल फोर्स आ गया मेरे पास, अगर टोटल फोर्स आ गया तो क्या इस वॉल पे हम प्रेशर नहीं निकाल लेंगे? टोटल फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिख सकते हैं क्या? प्रेशर कितना होता है? टोटल फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हो जाएगा, क्या m वी आरएमएस का होल स्क्वायर बाई 3 इंटू ए इंटू एल। बच्चों याद रखना, एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा? वॉल्यूम। तो क्या बन जाएगा, m बाई 3 टाइम्स वॉल्यूम वी आरएमएस का होल स्क्वायर। अच्छा, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? क्या डेंसिटी नहीं होता है क्या? यानी मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आरएमएस का होल स्क्वायर। जल्दी लिखे इसको। मैंने एफआर का फॉर्मूला कहां लिखा है? कहां लिखा है श्रेया? कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो बच्चों? यही मेरा फाइनल फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 वी आरएमएस रो इंटू वी आरएमएस का होल स्क्वायर।
यही मेरा कंक्लूसिव फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिख लें। एफटी क्या है? एफटी का टोटल फॉर्मूला क्या लिखा है? कहां पे? नीचे लिखा है ना, लिखा तो है यहाँ पे, m/3l इंटू n इंटू VRMS का होल स्क्वायर, m/3l इंटू n इंटू VRMS का होल स्क्वायर। बच्चों यही फॉर्मूला सब कुछ अपने को बता देगा। सब लोग जल्दी से लिख लो इसको। मृगांक यहीं से VRMS का फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल सही बात है। जो रूट मीन स्क्वायर का आपके दिमाग में फॉर्मूला भरा हुआ है, √3RT/m, वो यहीं से आने वाला है, यहीं से आएगा वो फॉर्मूला। मैं कह सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपका गैस एक दीवार पे, किसी भी एक वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया। एक वॉल पे इतना प्रेशर लगेगा, 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का होल स्क्वायर। मेरे से श्रेयांश ने एक चीज पूछा था कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और इसके में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, मृगांक ने एक सवाल पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज का भी डेरिवेशन आएगा। सर नहीं मृगांक, उन दोनों का डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में तो स्टिल नहीं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगेन ये एक बहुत रैशनलाइज्ड डेटा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी अगेन काफी इंटीग्रेशन करने के बाद ही आएगा उसमें। ठीक है बच्चों, वन लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। VRMS लिखा हूं, RMS लिखा हूं श्रेया, RMS है ना, नाम सुन समझो, RMS वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं हर जगह, तो ये हर जगह क्या होगा? RMS। तो एक और पॉइंट आता है कि अगर हमको लिखना हो, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो अगर मैं ऐसा लिखूं, काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊं अगर, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी अगर पूरी बात करो तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS का होल स्क्वायर। बोलिए क्या कह सकते हैं ना, हाफ इंटू m इंटू VRMS का होल स्क्वायर। VRMS का वैल्यू आपको पता है, VRMS का वैल्यू कितना है आप देखो। मैं अगर VRMS का बोलूं तो क्या लिख सकता हूं? हाफ इंटू कैपिटल मास, VRMS एक्चुअली कितना हो जाएगा? 3p/रो डेंसिटी। क्लियर है? 3p/डेंसिटी, सीधा सीधा फंडा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 3p/रो, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो। ठीक है, रुक जाता हूं, लिख लो जल्दी से, लिख लो, डोंट वरी, लिख लो। अब टाइम है अपने पास, इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो आगे सारा इजी हो गया ना, अब तो खाली यही मेन था। लिख लो, कोई डाउट है पूछो, मैं 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम देता हूं। नहीं, ये डेरिवेशन अपने को समझ में आता है कहां से चीजें आ रही हैं, बस इतना ही। अब तो पूरी तरह हम थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे अगले क्लास से। टॉपिक भले शुरू नहीं करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, पर एंटर तो कर ही जाऊंगा। बिल्कुल आस्था, V1 V2 V3 सबका अलग लिया है और उन सबका एवरेज ले लिया RMS। नहीं राहुल, केटीजी चल रहा है अभी, केटीजी चल रहा है, केटीजी खत्म नहीं हुआ है अभी। बस मैं कह रहा हूं कि अब केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों, अब दोनों का एक तरीके से कंबाइंड टॉपिक चलेगा।
थोड़े स्पीड्स वगैरह है? हाँ बिल्कुल, यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। ऑफलाइन जब आएगा तो टॉपिक बस क्लासेस चल रही है, बस चलता रहेगा। बच्चों बच्चों नेक्स्ट इज जस्ट ऑफलाइन के जस्ट नेक्स्ट वीक रखूंगा निकाल, ठीक है। यहीं पे अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अगर देखें फिर से तो हाफ इनटू मास बाय डेंसिटी, क्या वॉल्यूम नहीं हो जाएगा क्या? क्या वॉल्यूम हो जाएगा क्या? इनटू 3p। तो गौर से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3p/2। एकदम फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3p/2। बहुत ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो दिमाग में रखना हो अपने को, ठीक है। बस मैं यहाँ पे आ गया, तो 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन क्लास। बच्चों आई होप सबको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रेशर और आरएमएस का डिपेंडेंस होता है। ये फॉर्मूला हर जगह यूज करूंगा अब, ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला बिल्कुल हर जगह यूज होगा। और सबसे पहले तो यही शुरू करूंगा जब मैं वेरियस स्पीड्स की बात करूंगा। पहला जो टॉपिक है वो अपना है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड की जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, एक आरएमएस स्पीड का पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए जल्दी, हाँ कर, ठीक है। होप आपने लिख लिया होगा। बच्चों अब हम एक बार जल्दी से, मैं अभी आज का क्लास में एंड करने के पहले आरएमएस स्पीड बता देता हूं और अगले दिन से इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। तो बच्चों आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स है, एक गैस है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, कंसीडर अ गैस हैविंग molecules moving with V1, V2 up to क्लियर, V1, V2 up to Vn। तो जो Vrms होता है, Vrms जो हम लोग कहते हैं, पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, फिर इनका मीन लो, मीन मतलब एवरेज, और फिर उसका एंड में रूट ले लो, क्लियर है। इसी को कहते हैं हम लोग आरएमएस, ठीक है, आरएमएस स्पीड। अगर आरएमएस स्पीड को एक जगह और फॉर्मूला देखें तो अभी अभी हमने देखा था आरएमएस का फॉर्मूला, वो क्या था, प्रेशर इक्वल्स टू कितना था, 1/3 क्या था फॉर्मूला, 1/3 डेंसिटी इंटू वीआरएमएस का होल स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं, तो क्या हो जाएगा, Vrms का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/ρ। तो अगर मैं लास्ट में बात करूं, Vrms इज इक्वल टू √3p/ρ। तो अगर 3p/ρ अगर है तो आप भी जानते हो कि डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, pm/rt होता है। डेंसिटी क्या होता है, pm/rt। तो पुट कर देते हैं हम लोग, Vrms इज इक्वल टू √3p, और डेंसिटी क्या हो गया, pm/rt। p और p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फाइनल हो गया, Vrms is equal to √3RT/m। यही फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, अभी आपने उसका डेरिवेशन बस कर लिया है। क्लियर है बच्चों? इसी को जल्दी से लिख लो। इसी पॉइंट के साथ अगले दिन शुरू करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से शुरू करेंगे। अंडर रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है √3RT/m। क्लियर है क्या?
एंड दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हमारी कोशिश होगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह चीजें कल हम लोग पढ़ लें। सिमरन एग्जाम में डेरिवेशन इसमें नहीं आता है, मतलब ऑब्वियसली बोर्ड्स में तो स्कूल के एग्जाम में तो आ जाएगा, पर जेईई नीट में नहीं आएगा। तो स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पहला चीज बहुत, ये तो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आस्था डिस्कशन भी ऑफलाइन होगा, बेटर होगा ऑफलाइन होगा, क्योंकि कल तक मैं सिलेबस की तरफ ही आगे बढ़ूंगा, कल तक मैं सिलेबस की तरफ ज्यादा आगे बढ़ूंगा, पुश करूंगा। बच्चों ऑफलाइन का बहुत क्लियर फंडा है कि अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे, ठीक, और एसएचएम एंड वेव्स दोनों क्लास में खत्म करेंगे फेब एंड तक एसएचएम और वेव्स खत्म कर लेंगे। फिर हमारे पास कुछ टॉपिक्स बचेंगे जिसको मार्च में करेंगे, ठीक है। मंतशा 7 तारीख को स्टार्ट होने देते हैं, पहले हो जाने देते हैं, मतलब ऑर्डर तो आ ही चुका है लगभग ऑलमोस्ट, स्टार्ट होने देते हैं। विल अनाउंस इन फर्स्ट 2 days ओनली, लेकिन अगले वीक ही टेस्ट होगा। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। मैंने देखा है, मतलब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, मृगांक गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है हम खोलेंगे 7 तारीख को, तो इट्स वेरी मच क्लियर, सब जगह खुल चुका है चीजें, है ना। तो ठीक है, श्रेया विल बी अनाउंसिंग श्रेया विल बी अनाउंसिंग सुन। स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, नॉट ब्रॉड टॉपिक्स नहीं होंगे, ठीक है, इसका डिस्कशन हो चुका है वही होगा। श्रेयांश इज टेलिंग राइट कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया था। खैर बच्चों, लेट्स एंड द सेशन। अब क्या मिनिस्टर ने कहा इस पे बात करने का बेकार है। ओके बाय बाय। हम आपको अगले फर्स्ट 2 days में अनाउंस कर देंगे श्रेयांश, नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2 days में टेस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है। ओके बाय बाय।